कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिए कि ज्ञान बिंदु का हम लोग टेस्ट सीरीज देखना है लोग, अभी तक 28 तक देखे हैं लोग। ये 29वां टेस्ट है तो इसे देखा जाएगा। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये एक संवैधानिक अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित वयस्क मताधिकार पर और किए जाने का प्रावधान किया गया है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और एक चीज़ और समझिए कि देखिए कि वोट देने का जो मतदान देने का अधिकार है 18 वर्ष है, तो ये याद रखिएगा। पहले 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसे 18 वर्ष कर दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उषा परिणय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से उषा परिणय कालिदास द्वारा रचित नाटक नहीं है। और बाकी देखिए कि मालविकी, अग्निमित्रम, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब कालिदास का ये है। देखिएगा कि उषा परिणय नाटक 1901 में वेदम विक्टर राय शास्त्री के द्वारा लिखा गया था, तो ये याद रखिएगा। और वहीं पे देखिएगा कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। मालविका, अग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचना की। इनके द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्रम की प्राय नए कथा का वर्णन है। अग्निमित्रम शुंग शासक पुष्पमित्र शुंग का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है तीसरा का नंबर, ग्रीन पीस डाटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा H2O का उत्सर्जन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत के द्वारा किया जाता है। देखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड है, ये वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में जीवाश्म ईंधन का जलना है। देखिए कि ज्वालामुखी के उद्गार से भी SO2 का उत्सर्जन होता है। SO2 अम्ल वर्षा हेतु प्रमुख उत्तरदायी कारक है। यह वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिलकर सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। जब यह अम्ल वर्षा के जल के साथ सतह पर वर्षा के रूप में प्रकट होता है, तो इसे अम्लीय वर्षा बोला जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। ग्रीन पीस के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए, तो ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक कार्य अभियांत्रिक एक संस्था है। इसकी स्थापना 1971 में किया गया था। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, बैलाडीला लौह अयस्क खान अवस्थित है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। देखिए कि बैलाडीला लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। यह खान एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खदान है। वर्तमान समय में विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत चौथे स्थान पे है। और देखिए 5 ऐसे देश हैं जिसमें चीन प्रथम स्थान पे है, ऑस्ट्रेलिया द्वितीय, और ब्राज़ील तृतीय, चौथा स्थान पे भारत, और 5वां स्थान पे आपका रसिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखा जाए स्पॉन्ज आयरन के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। केंद्रमुखी लौह क्षेत्र के अयस्क के लिए निर्यात ईरान को किया जाता है, तो ये याद रखिए, ये कर्नाटक में है। लौह अयस्क उत्पादन राज्य देखिए उड़ीसा प्रथम स्थान पे, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड हो जाएगा। और देखिए भारत में उड़ीसा राज्य बक्साइट के उत्पादन में 76.3% और भंडारण के उत्पादन में 51% है, तो दोनों की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है बक्साइट में, तो ये आप याद रखिएगा। बक्साइट उत्पादन शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है, गुजरात है, झारखंड और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है। बक्साइट के कुल भंडारण की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तर देखिए उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए रंगा नदी बांध अरुणाचल प्रदेश में, यह रंगा नदी पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा। और ग्रेविटी डाइवर्स बांध है, तो ये भी आपको याद रखना है। रंगा नदी को पेन्योर नदी के नाम से भी जाना जाता है। रंगा नदी बांध रन ऑफ द रिवर योजना के कार्य करता है। रंगा नदी ब्रह्मपुत्र की उप सहायक नदी है, तो ये आप याद रखिएगा। 5 के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। ऐसे तो नदी के बारे में अच्छा तरीके से हम पढ़ाए हैं मास्टर वीडियो में, तो वहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से होता है, तो ये आप याद रखिएगा।
चलिए थोड़ा सा मैप पे आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये आपका मानसरोवर आपका पर्वत है, इसके नीचे देखिए कि मानसरोवर झील यहाँ पे है, और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। तो यहीं से निकलता है जिससे चेमा युंगडुंग में जो ये है आंगसी ग्लेशियर से उसमें पानी पाया जाता है, और ये जब निकलता है तो ये देखिएगा कि ये मरियन ला के द्वारा पृथक होता है, और यहाँ से जब ये प्रवाहित होता है तो इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, यारलुंग। तो ये याद रखिएगा कि तिब्बत में इसका नाम क्या है, तो सांगपो यारलुंग है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो यहाँ इसका नाम हो जाता है दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश मान लीजिए कि ये जगह है, और यहाँ से ऐसे ये प्रवेश किया तो इसका नाम क्या हो गया, दिहांग हो गया। ठीक है, और उसके बाद दिहांग से ये प्रवेश करके फिर ऐसे ये मुड़ जाता है, और ये क्या करता है कि जो आपका असम है, असम में जब प्रवेश करता है तो इसका नाम पड़ जाता है आपका ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम असम में पड़ा, तो ये याद रखिएगा। और असम में देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा आपका नदी जो द्वीप है माजुली द्वीप, ये असम में ही पड़ेगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे ही पड़ेगा, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है बांग्लादेश में एंट्री ले लेता है, और बांग्लादेश में एंट्री लेगा तो इसका नाम जमुना हो जाएगा। तो किस नाम से एंट्री लिया, तो जमुना के नाम से। इधर से देखिए कि गंगा नदी आता है, और गंगा नदी जब प्रवेश करता है तो यहाँ पे जब इसमें मिलेगा तो इसका पद्मा नाम हो जाएगा, और जब दोनों ज्वाइंट होकर मिलता है लोग तो यमुना नाम, इसका नाम हो जाता है मेघना, और मेघना नाम से ही पश्चिम बंगाल का जो समुद्री है आपका बंगाल का खाड़ी उसमें विसर्जित हो जाता है लोग। और विसर्जित होने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाता है लोग। तो ये आप याद रखिएगा, और यही सब इसमें दिया गया होगा, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। और इसका सहायक नदी देखिएगा कि आपका सुबनसिरी, मानस और धनसिरी हो जाएगा, और जिया बरेली भी है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है, तो ये तो हम बताइए दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, देहरादून में है। 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में इसकी स्थापना हुआ था। और देखिए कि भारत में प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। हिमालय वन अनुसंधान संस्था शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वन जैव विविधता संस्था हैदराबाद में है। देखिए कि 22 मार्च को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 मार्च से नहीं, 22 मार्च को तो बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है, तो मई याद रखिएगा। देखिए कि अतुल्य भारत अभियान का संबंध है, तो अतुल्य भारत अभियान किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्यटन से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसमें देखेंगे लोग कि इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटक को वैश्विक मंच पर उभारना है, तो ये याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि भारत विश्व के 5 शीर्ष पर्यटक गंतव्यों में से एक है। भारतीय पर्यटक विभाग ने सितंबर 2002 में अतुल्य भारत नाम से इस नए अभियान को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, राफेल है। तो राफेल क्या है, तो देखिए कि यह एक लड़ाकू विमान है, और देखिए कि राफेल हम लोग खरीदे हैं लोग किस देश से, तो फ्रांस से खरीदे हैं लोग। फ्रांस में दसॉल्ट नाम की एक कंपनी है, वही बनाता है, तो 8 का राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग 9वां नंबर क्वेश्चन, तो ये राफेल के बारे में ही दिया गया है, जो हम बता दिए हैं वही सब। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2019 में यूएनडीपी का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो इसे काट दीजिए। 2019 का थोड़े ना हम लोग पढ़ेंगे लोग, 2025 में पढ़ रहे हैं लोग। उत्तजल पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूएसए से हो जाएगा, तो यूएसए। देखिए उत्तजल पुरस्कार 1917 में प्रस्तुत किया गया था। यह अमेरिकी पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, तो ये आप याद रखिएगा। उत्तजल पुरस्कार 2023 ये भी हम लोग को नहीं देखना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, इसरो के संदर्भ में UNNATI क्या है, तो ये क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसरो के संदर्भ में ये नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय द इसरो। तो ये देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसको एस्पायर का गठन 1962 में किया गया था। अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष क्षेत्र की अध्यक्षता में किया गया था। और आगे देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त
1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्थापना किया गया था। तो ये याद रखिएगा, 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किया गया था, जो इसरो को इसके अंतर्गत लाया। तो ये याद रखिएगा। इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलोर में है। बेंगलोर कर्नाटक का राजधानी है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग 12 के बाद। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया जाए। जब नई लोकसभा गठित होती है तो सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। इसके बाद सदस्य अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं लोग। लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा सभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में समय सदन की अध्यक्षता पैनल के सदस्य द्वारा किया जाता है। दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन के समय देखिए कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, और लोकसभा का अध्यक्ष देखिए लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि 17वां आसन विघटन राष्ट्रपति करता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। कम्बाला है, तो कम्बाला क्या है? तो देखिए कि भैंसों की दौड़ है एक कम्बाला, और ये कम्बाला कर्नाटक राज्य में होता है। ये एक त्यौहार है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें विशेषता है कि इसमें भैंस दौड़ता है लोग। चलिए, कम्बाला का मौसम आमतौर पर नवंबर में शुरू होता है और मार्च तक चलता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री चीन के प्रमुख हाल ही में अक्टूबर 2 ने, ये 2019 का नहीं पूछेगा, इतना प्राचीन भी नहीं पूछता है। आपका 2023 तक पूछ सकता है, उससे पुराना करंट अफेयर नहीं पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धन्यायिक निकाय नहीं है? तो अर्धन्यायिक निकाय कौन सी नहीं है? तो इसमें देखिएगा इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, बाकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब आपका अर्धन्यायिक में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो उसी के बारे में दिया गया है कि कौन अर्धन्यायिक के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग, सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश के अधीन कार्यालय, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के बारे में शिकायतों अपील की सुनवाई करता है तथा इसका निराकरण करता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पर्यावरण से संबंधित है, तो ये तो आप जानते ही हैं। और उपभोक्ता के निकायों के अतिरिक्त उपभोक्ता न्यायालय, केंद्रीय प्रशासन प्राधिकरण, विधि आयोग, प्रेस काउंसिल इंडिया भी अर्धन्यायिक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। प्राचीन भारत में निक्स क्या था? तो देखिए निक्स क्या था, तो ये एक स्वर्ण मुद्रा था, और ये थोड़ा सा चौरकूठा इस प्रकार का था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें थोड़ा सा देखा जाए, सिक्का से प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आर्थिक जीवन के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। सिक्का के अध्ययन को मुद्राशास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। इंग्लिश आप याद रखिएगा जरूर, यहीं से क्वेश्चन आता है। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यूनानी के द्वारा जारी किया गया था। सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने चालू किया था। तो ये याद रखिए, भारत में सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व में चांदी तथा कांसा का सिक्का जारी किया गया था, जिसे आहत या पंचमार्क बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम आपको बता रहे हैं, सीधे आप याद रखिएगा। सबसे पहले राजगीर हो जाएगा। राजगीर में किया गया था अजातशत्रु के समय। राजगीर के बाद आप देखिए कि वैशाली में किया गया था, और ये काला अशोक के समय में किया गया था। उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र में हुआ था, ये आपका देखिएगा किसके काल में? तो अशोक के काल में। उसके बाद कुंडलवन हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, ये आपका कनिष्क के समय में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। तो ऐसे आप लगाइएगा क्रम से। तो सबसे पहले आपका राजगीर आ जाएगा, जो कि 2 नंबर में दिया गया है। तो देखिए कि उसके बाद वैशाली आ जाएगा, तो 2 के बाद 1 में वैशाली दिया गया है। और उसके बाद पाटलिपुत्र आ जाएगा, जो 4 दिया गया है। तो ये तो ऐसे ही कट गया ये तीनों। तो हम लोग का तो आंसर 4 यहाँ पे मिल गया। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि सबसे पहला जो संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, इसमें शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष देख लीजिए महाकश्यप। इसके बाद द्वितीय संगति 483 के बाद 383 में हुआ था, 100 वर्ष घटा दीजिए। और इसमें सबा कामिर, ये इसका अध्यक्ष था। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले महाकश्यप, फिर सबा कामिर। उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र में मेघली पुत्र तिसले के द्वारा ये किया गया था अध्यक्षता। और चौथा में देखिए कि वासुमित्र और उपाध्यक्ष अशोघोष थे। तो ये याद रखिएगा। 5वां बौद्ध संगति आपका 643 ईस्वी में कनौज में हुआ था, जिसके अध्यक्ष वेनसंग और शासक हर्षवर्धन था। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर।
डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो डोकलाम विवाद देखिए कि आपका भारत और चीन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये उस समय का करेंट अफेयर है, उस समय ये विवाद चल रहा था। फिलहाल ये विवाद नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे लोग। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। देखिए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस सम्मेलन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। इसी सम्मेलन में रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने सर्वप्रथम झंडा फहराया था, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश और राजधानी का मिलान सही है? तो कौन सा सही है? तो जाम्बिया लुसाका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और आगे देखिए ट्यूनीशिया देश की राजधानी आपका ट्यूनिस हो जाएगा, और इसका मुद्रा ट्यूनीशियाई है। और देखिए स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं। और देखिए कि इसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक है। सोमालिया देश की राजधानी आपका देखिएगा कि मोगादिशु है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लेकिन ये तो बहुत पुराना हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा अभी तो आप पहले से ही जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट के बनाया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से देखिए ये जो डाटा है, तो ये डाटा कोई काम का नहीं है, इसीलिए हम ये सभी डाटा नहीं पढ़ाते हैं। ये अब जम्मू कश्मीर किस धारा से था, 370 सब कोई जानता है। उसके बाद ये अब क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि पूछेगा। अब पूछेगा कि उसमें कितना राज्य है, जम्मू कश्मीर कितना डिस्ट्रिक्ट मिला के बना है, तो 20 डिस्ट्रिक्ट याद रखेगा। और उसमें जो करंट अफेयर आएगा तो जम्मू कश्मीर से जोड़ के पूछेगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2019? तो ये भी हम लोग को याद नहीं करना है। अच्छा खासा करंट अफेयर इसमें पूछा है, देखिएगा 2000 ये आपका कब का है? तो बहुत 2017-18 का है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका समस्तीपुर हो जाएगा, ये तो बहुत ही अंदर हो जाएगा। नेपाल के सीमा से देखिए कि 7 जिले लगते हैं, जिसमें देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, तो ये याद रखिएगा। थोड़ा सा बिहार के बारे में देखा जाए तो बिहार का देखिए कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1912 ईस्वी में इसे पश्चिम बंगाल से अलग करके बिहार एक अलग प्रांत बनाया गया था। और थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए इसका चौहदी, तो देखिए कि आपका उत्तर में नेपाल हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है एकमात्र देश के साथ। इसके साथ 7 डिस्ट्रिक्ट लगा है लोग। और उसके बाद देखिएगा कि उत्तर के बाद दक्षिण में आपका झारखंड आ जाएगा, उससे 8 डिस्ट्रिक्ट लगा है लोग। पूरब में देखिएगा कि पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से बिहार का 3 डिस्ट्रिक्ट लगता है। और पूरब के बाद पश्चिम में देखिएगा कि 8 डिस्ट्रिक्ट लगता है यूपी से, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बराक 8 प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है, तो ये किससे मिल रहा है? तो इजराइल से, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि इजराइल और ये भारत का संयुक्त परियोजना है, तो ये याद रखिएगा। यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और DRDO द्वारा विकसित किया गया है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्न में से कौन सा लेख यानी रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो ये प्रतिषेध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 रीट जारी किया जा सकता है, उसमें से एक प्रतिषेध भी है, तो ये याद रखिएगा। अगला देखेंगे लोग। अच्छा देखिएगा कि इसमें प्रतिशत पूरा डिटेल में नहीं दिया गया है, तो इसमें पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गहरा स्थल है। तो एशिया का सबसे गहरा स्थल देखिएगा कि मृत सागर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में डेड सागर बोला जाता है, और इसका गहराई देखिए 397 मीटर है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, चीन में बहती है। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी झील देखिएगा कि आपका कैस्पियन सागर में हो जाएगा,
ये एशिया महादेश में ही स्थित है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है, दोनों का ये बीच में है। देखिए कि ताशकंद झील मध्य एशिया के तजाकिस्तान देश में स्थित है, ये विशाल झील है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला प्रारंभ किया जाता है, तो कब प्रारंभ किया जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा में ये प्रारंभ होता है और लगभग देखिए कि इंग्लिश का जो दिसंबर माह का होता है उसी समय 1 माह तक ये चलता है। ये देखिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है और इसे पहले तो पूरे विश्व में था, लेकिन अभी एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला इसे माना जाता है और ये हरियर क्षेत्र का मेला के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा कि ये आपका सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में किस राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो ये आप छोड़ दीजिए, 2019 का नहीं पढ़ना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य में सीढ़ीदार कृषि की जाती है, तो देखिए सीढ़ीदार कृषि करने का क्या तात्पर्य है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा देखिए, सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अपना बिहार हो जाएगा। बिहार का मैदान देखिएगा कि समतल है, तो इसमें सीढ़ीदार कृषि करने का कोई फायदा ही नहीं है। सीढ़ीदार कृषि वैसे जगह पे किया जाता है जैसे कि मान लीजिए पहाड़ है, पर्वत ऐसे, तो अगर इस पर वर्षा होगा, इसे गिरेगा, तो समतल तो जगह है नहीं, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि ऐसे काट काट के सीढ़ी के टाइप में, और इस पर कृषि किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था, तो कौटिल्य देखिएगा कि कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त है, चाणक्य भी इन्हीं को बोला जाता है। ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और साथ में प्रधानमंत्री भी थे। देखिएगा कि इनके सहयोग से ही इसने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया, इनके हत्या करके, और नंद वंश को समाप्त करके अपने माता के नाम पे मौर्य वंश रखा। इनके माता का नाम मोरा था और उसी के नाम पे ये रखा गया है। देखिए कि चाणक्य के द्वारा यानी कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र किताब लिखा गया है जिसका संबंध राजनीतिक शास्त्र है, तो ये याद रखिएगा। अशोक महान बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ, और बिंदुसार देखिएगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, यानी कि ये उसका दादा था, तो ये याद रखिएगा। और आगे देखेंगे लोग, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रस्ती यानी प्रयाग स्तंभ लिखा है। परमा भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक समुद्रगुप्त था। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित कौन सा है, तो देखिएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, अमरावती इसका राजधानी है, तो ये याद रखिएगा। झारखंड की राजधानी रांची आप जानते होंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो ये भी आप जानते होंगे, तो ये राजधानी का नाम दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवाद क्यों हूँ शीर्षक से एक लेख लिखा था, तो इसका राइट आंसर आपका भगत सिंह हो जाएंगे। भगत सिंह ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, तो ये आप देखिए राइट आंसर ए सही है। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो आदि वचन सभी ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह सांडर केस हत्याकांड में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे। देखिए भगत सिंह 23 मार्च 1931 को शहीद हो गए, तो ये याद रखिएगा। और राजगुरु को 17 सितंबर 1928 को सांडर में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 19 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार किया गया था। 23 मार्च को इनको भी फांसी दी गई। देखिए भगत सिंह के साथ 3 व्यक्ति गए थे लोग फांसी में, एक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों को साथ में फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम का मेजबानी किया है, ये भी मतलब पुराना ये क्वेश्चन है। 33 का ये राइट आंसर ह्यूस्टन हो जाएगा, तो ये आप थोड़ा सा याद नहीं रखना है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है, तो ये सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए कि डी हो जाएगा। पद्मा नदी में जब ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो मेघना नदी नाम से बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करता है लोग, मिलने से पहले सुंदरवन डेल्टा। ये भारत और बांग्लादेश में थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है, तो ये याद रखिएगा। पद्मा नदी यानी कि गंगा नदी का ही नाम है।
अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने डांडी मार्च की थी? तो इसका राइट आंसर 35 का आपका डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी यात्रा शुरू किया और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक बना के इसका आंदोलन स्टार्ट किया। देखिए इनके साथ 72 व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया था, लेकिन बाद में बहुत सारे व्यक्ति जुड़ जाते हैं लोग। 1920 में गांधी जी ने नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर असहयोग आंदोलन चलाया था और इसका देखिए कि अंत हो गया था चौरा चौरी कांड के कारण। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 में कोलकाता के हॉल टाउन की ऐतिहासिक बैठक में की गई थी। तो ये याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? तो 36 का राइट आंसर आप देखिए कि डी हो जाएगा, विमुद्रीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है। जिसके पास काला धन होता है वह उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाता है और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये तो बीत चुका है, तो ये अब पूछेगा नहीं। 2028 का पूछ सकता है, ये आपका अमेरिका करेगा, तो ये याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो देखिए कि हिंद स्वराज के लेखक आपका महात्मा गांधी हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनके द्वारा देखिएगा कि हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के मतलब ये लिखे थे। और हिंदुस्तान लीडर और अभ्युदय पुस्तक के लेखक मदन मोहन मालवीय थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मेरी कहानी, ये जेल में लिखा गया था। देखिए कि 39 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी कहाँ से है? तो ये भी थोड़ा सा डाटा पुराना है, हालांकि जान लीजिए कि ये बिहार से हैं। ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो ये अपडेट हम लोग पढ़ा जाएगा करेंट अफेयर में। तो करेंट अफेयर का क्लास देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय एथलीट को IASF वेटर पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। ये भी उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये उस समय का करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो देखिए बंगाल जब विभाजन होता है तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वदेशी आंदोलन में क्या था तात्पर्य इसका तात्पर्य होगा कि जितना स्वदेशी वस्तु है उसी का उपयोग किया जाए और विदेशी वस्तु का जो है उसका विरोध किया जाए, तो उसका उपयोग नहीं करना है। तो ये इसमें था। चलिए 41 के बाद हम लोग देखेंगे लोग 42 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा सा स्वदेशी आंदोलन के बारे में देख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई। देखिए कि वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियाँ बांधी और यह जानने के लिए कि बंगाल बांटकर अंग्रेज इसकी एकता में दरार नहीं डाल सकते हैं। राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया, एक दूसरे को राखी भी पहना रहा था लोग, तो ये याद रखेगा। और देखिए कि इसके विरोध के बाद ही 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द किया गया, लेकिन देखिएगा कि जो कोलकाता राजधानी था, कोलकाता से उठा के राजधानी दिल्ली बना दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो ये आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। हर साल हम लोग 24 अक्टूबर को UN दिवस मनाते हैं लोग। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 193 है। तो ये याद रखिएगा, 193 सदस्य सूडान है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका देखिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2024 का थीम
छोड़ दीजिए इसको। देखिए 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों बने पुल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका मेघालय हो जाएगा। मेघालय का नाम मेघों का देश बोला जाता है, मेघों का राज्य, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। अगर पूछा जाए कि मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होता है, तो यहाँ पे जो पर्वत है कीप आकार के पर्वत है, जिसके कारण इसमें जल धारा फंस जाता है और ज़्यादा वर्षा कराता है। यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला मानिसराम जगह है, तो ये याद रखिएगा। और पेड़ों से जड़ों से बने पुल निर्माण किया जाता है, रबर के पेड़ों की जड़ों का उपयोग किया जाता है। सुरम्य पहाड़, बर्फीली धुंध, प्रसिद्ध बर्डमठ और दरे, शांत झीलें मिलकर अरुणाचल प्रदेश को एक खूबसूरत पर्वतीय स्थल बनाता है। लोग देखिए त्रिपुरा राज्य में चतुर्थ देवता मंदिर है, जो 14 देवताओं मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। मणिपुर में शहीद मीनार, पुराना महल संग्रहालय विशेष रूप से देखने को योग, मतलब देखने योग्य है। मणिपुर का भाला नृत्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन रहमुनाई मजदयान के सभा के संस्थापक भी हैं। इन्होंने एक किताब लिखा है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, और रफ्त गुप्तकार पत्रिका इनके द्वारा संपादित किया गया था। तो ये याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? तो देखिए कि ये उत्तरी अमेरिका में निवास करता है लोग, और देखिए कि ये बर्फ़ का घर बनाता है लोग, जिसे इग्लू नाम दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि इग्लू क्या है, तो इग्लू आपका हो जाएगा बर्फ़ का घर। देखिए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में निवास करता है लोग। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में निवास करता है लोग, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले का क्वेश्चन है 47 नंबर। संयुक्त सैन्य अभ्यास स्पीति 2019 संबंधित है। तो ये आपका देखिए कि भारत और बांग्लादेश संबंधित है। तो ये तो आपको काम का नहीं है, लेकिन ये जरूर काम का है कि भारत और बांग्लादेश के साथ ये सैन्य अभ्यास होता है, हर साल होता है। काजिद 2019 किया है, तो ये एक युद्ध अभ्यास है, तो ये याद रखिएगा। और ये याद नहीं रखना है, सॉरी, ये 2019 का है। भारत और कजाकिस्तान का है, ये याद रखिएगा। चलिए 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा अरावली के पर्वत। इन चारों में देखिए कि अरावली के पर्वत ही हो जाएगा। ये आपका कहाँ पड़ेगा? तो राजस्थान में, अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में, नीलगिरी के पर्वत ये आपका तमिलनाडु और केरल में थोड़ा सा पड़ेगा। महेंद्रगिरी आप देखिए कि ये पूर्वी तट का ये भाग है, तो ये याद रखिएगा। अरावली सबसे प्राचीन ये पर्वत श्रृंखला है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। तो ये देखिए कि कछुओं के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा में है, और ये 1972 में वन जीवन संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था, तो ये याद रखिएगा। गेंडा के लिए गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये प्रसिद्ध है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान देखिए कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान अल-अज़ीज़ हॉकी कप टूर्नामेंट जीता? तो सिर्फ आप यही याद रखिएगा कि सुल्तान अजनल शाह ये हॉकी टूर्नामेंट से संबंधित है, बाकी और इसमें देखिए 2019 के पढ़ के कुछ नहीं फायदा है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्बैक डॉल्फिन विलुप्त के कगार पे होने का सुर्खियों में रही, यह संबंधित है। तो ये सिंधु नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 के बाद 53 नंबर, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सारनाथ। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम बता दें, तो देखिए कि इनका जन्म होता है कहाँ पे? लुम्बिनी में होता है, जो कपिलवस्तु का ही एक भाग है, नेपाल में। जन्म लेने के बाद ये 29 वर्ष की उम्र में ये अपना गृह त्याग देते हैं। इनके घोड़े का नाम कथक रहता है, तो कथक लेके चल देते हैं। और देखिएगा कि ये गृह त्याग का प्रमुख कारण क्या था? तो सत्य की खोज। ये 4 आर्य सत्य देखते हैं और उसके बाद ये सत्य की खोज के लिए निकल जाते हैं। 4 आर्य सत्य कौन सा है? तो ये आप पढ़े होंगे। एक हो जाएगा मृत व्यक्ति, एक दुखी आत्मा, जो बहुत, जब इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझा देते हैं। जब ये इनको घर से निकाला गया
क्योंकि एक साधु पहले ही बता दिया था कि ये सन्यासी बनेंगे, तो इनके पिता सुद्धोधन इनको घर से ही नहीं निकलने देते थे। लेकिन जब ये 20 साल से ज़्यादा के हो गए, इनका शादी हो गया, इनका बेटा हो गया, तब इनके पिता को लगा कि अब कोई भी ऐसा खतरा नहीं है। तो उसके बाद ये जब अपने राजपाट घूमने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जा रहा है लोग, और साथ में 4 व्यक्ति के ऊपर एक लाश पड़ा हुआ है जिससे, और सभी कोई राम नाम सत्य बोलते जा रहा है लोग। तब इनको पता चला कि हम मर भी सकते हैं। आगे जब देखे, आगे एक दृश्य दिखाई दिया उनको कि एक बूढ़ा व्यक्ति है और बहुत दुखी होके बैठा हुआ है। तो इनको पता चला कि हम दुखी भी हो सकते हैं। उसके बाद देखिए कि आगे गए तो एक बीमार व्यक्ति था जो कि चारपाई पे सोया था, तो उसको भी देख के ये व्याकुल हो जाते हैं। चौथा में ये गए तो एक पीपल वृक्ष के नीचे देखिए एक वृक्ष ही है, और उसके नीचे एक सन्यासी है, उसके पास कुछ भी नहीं है और लेकिन वो प्रसन्न है। तो ये अपने सारथी से पूछते हैं कि ये क्यों प्रसन्न है। तो ये सारथी इनके बातें जो बताना है बताते हैं, लेकिन इनको कन्फ्यूजन हो जाता है। और इसके बाद देखिए कि 19 वर्ष की उम्र में ये 19 नहीं 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग देते हैं सत्य के खोज में। सत्य के खोज में जब गृह त्याग के जाते हैं तो देखिए कि सबसे पहले ये बिहार में जब एंट्री लेते हैं तो ये पहुंचते हैं वैशाली, और वैशाली में एक गुरु मिलते हैं अलार कलाम, और उनके द्वारा ये देखिएगा कि दीक्षा लेते हैं। लेकिन फिर भी इनको संतुष्टि नहीं होता है। इसी क्रम में ये बोध गया पहुँचते हैं, और जानते ही हैं कि बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। उसके बाद मान लीजिए ज्ञान प्राप्ति हो गया तो फिर ज्ञान तो देंगे ही, तो ये सारनाथ में जाते हैं तो 5 ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाते हैं और ज्ञान देते हैं। उसी को बोला जाता है धम्मचक्र परिवर्तन। तो इसके बारे में विस्तार से हम लोग देखा जाएगा कभी इनके टॉपिक पे। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ मिशन की शुरुआत हुई थी, तो इसका राइट आंसर 2014 हो जाएगा। 2 अक्टूबर को हुआ था। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन अब पूछने का बहुत कम चांस है क्योंकि थोड़ा सा डाटा जो है ये पुराना हो गया है। चलिए 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य का निर्धारण किए थे। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के द्वारा ये किया गया था। धारणीय विकास क्या है, तो धारणीय विकास में देखिएगा कि ऐसा कोई भी प्राकृतिक जो वस्तु है उसका उपयोग किया जाए कि आने वाले पीढ़ी के लिए बचाया जा सके। तो ये हो जाएगा, और इसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं। इसमें 29 लगभग लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो ये इतना ही याद रखेगा तो आपका बन जाएगा। 29 लक्ष्य में आप देखिए पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा, इसी से ज़्यादा संबंधित है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इसमें करंट अफेयर पूछा है 2019 में। देखिए बिहार दिवस कब बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। और ऊपर हम इसके बारे में चर्चा भी किए थे। ये देखिए कि 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से अलग करके बिहार को एक नया बनाया गया, नया प्रांत बनाया गया। उसके बाद देखिए कि फिर 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक नया प्रांत बना। उसके बाद देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग होकर बिहार से एक नया प्रांत बना। तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, और देखिए कि 22 मई को विश्व विविधता दिवस मनाया जाता है, या जैव विविधता, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है। तो आपका सी हो जाएगा लोथल। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। रोपड़ आपका हरियाणा में पड़ेगा। बनावली ये भी हरियाणा में पड़ेगा। देखिएगा कि जो ये लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे है, और ये आपका उस समय का गोदीपारा था, यानी कि बंदरगाह था। तो ये याद रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, तो ये याद रखिएगा। काली चूड़ी मिलने के कारण इसे कालीबंगा नाम दिया गया। बनावली आपका हरियाणा के फतेहपुर जिले में है। यहाँ पे पक्की ईंट की बनी हुई हल्की आकृति मिली है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, डोडा जनजाति डैश राज्य में निवास करती है। इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। देखिए ये डोडा जनजाति है, इसमें बहुपति प्रथा है, तो ये याद रख सकते हैं, यानी कि एक स्त्री बहुत सारा शादी कर सकती है। देखिए कि इसके अलावा कुरपा, कोडा, इरुल आदि जनजातियाँ भी तमिलनाडु में पाई जाती है। गोवा में धोडिया और वर्ली जनजाति पाया जाता है लोग। छत्तीसगढ़ में वैगा, कोरवा, कमार जनजाति पाया जाता है। तेलंगाना राज्य में थोड़ी, बंजारा, चेंचू और गोडी आदि जनजाति पाया जाता है लोग। भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाया जाता है लोग, तो ये याद रख सकते हैं।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये आपका देखिए कि कथन है बाल गंगाधर तिलक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। इस आंदोलन के दौरान यह उसने कथन कहा था। वेलेंटाइन सिरो ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक बोला था। बाल गंगाधर तिलक 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया, जो कि आज भी फेमस है। और देखिए, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक समाज के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास थे। देखिए कि 1920 में आपका बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना देखिए कि आपका योजना एक जगह पे किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और देखिए, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में निर्धारित रेखा गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग ही करता है। रिजर्व बैंक की स्थापना देखिए 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर को बनाया गया। हालांकि मीर जाफर भी युद्ध करता है 1964 में। देखिए कि सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेजों विजयी हुआ और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। और देखिए, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी परिवर्तन करके मुंगेर ले गया था, तो ये याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध में देखिए कि इससे गद्दारी करता है सिराजुद्दौला से और मीर जाफर, और 1764 में ये खुद अंग्रेजों के साथ लड़ा है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, भारत के अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ऐसा योजना हर 3-4 साल पे आते रहता है, तो ये योजना तो पूछने का बहुत कम चांस है। आगे देखेंगे लोग। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2019 का, ये भी 19 का है, तो ये भी छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक कौन है? तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे लोग दादा भाई नौरोजी, और विस्तार में देखे थे लोग कि रप्त गुप्ता के भी ये संस्थापक हैं। और देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठा भाषा में और साप्ताहिक देखिए एक मराठा अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र संपादित किए। इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक भी लिखा, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10.41 करोड़ हो जाएगा। और बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या 52.14%, स्त्री की संख्या 47.46%। बिहार की कुल ग्रामीण जनसंख्या में देखिए कि 78.60% है। और जब ग्रामीण परसेंट इतना है, तो देखिए शहरी में कितना हो जाएगा, तो जो बचेगा आपका कितना 11.3 हो जाएगा। बिहार का लिंग अनुपात 918 है और भारत का लिंग अनुपात 943 है। बिहार का घनत्व देखिए सबसे ज़्यादा है भारत में 1106, और बिहार की साक्षरता दर 41.8 है, जो सबसे कम है। बाल घाट खाने डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कॉपर के लिए। देखिए कि मध्य प्रदेश की बाल घाट खाने देश में लगभग 52% तांबा उत्पादन करता है। खेतरी भी तांबा उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ पे देखिए उत्तर पूर्वी प्रदेश, जिसमें उड़ीसा और झारखंड राज्य शामिल है, यह देश का 1/3 भाग मैग्नीज उत्पादन करता है लोग। और महाराष्ट्र में फैला है, ये मध्यवर्ती प्रदेश देखिए, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला है। यहाँ लगभग 39% मैग्नीज है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडारण डिगबोई असम में हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र तेल क्षेत्र देखिए 1953 में देश में एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादन था। भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादन राजस्थान में होता है। और देखिए, भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे ट्राई में होता है, ये आपका असम में पड़ेगा। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन और भंडारण से है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, देखिए ये चंद्रमा के डार्क साइड को उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये आपका चांग ई हो जाएगा, चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया था।
हालांकि ये पुराना डाटा हो गया है। चलिए अगला 69 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 22 मई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिएगा कि इसका थीम मत देखिए 2023 का दिया गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये आपका एमपी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश। देखिए सबसे ज़्यादा उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। राजस्थान में रणथंभौर ये है। और देखिएगा कि गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी और राष्ट्रीय कोरिंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 71 नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। डाटा थोड़ा सा आउटडेटेड है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? तो देखिए कि रतौंधी ये अनुवांशिक रोग नहीं है, ये विटामिन ए की कमी के कारण रात में दिखाई नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी हीमोफीलिया और वर्णधाता और थैलेसीमिया ये सब आपका अनुवांशिक बीमारी है। वर्णधाता में देखिए कि लाल और हरा में फर्क ही नहीं महसूस कर पाता है अगर ये बीमारी हो जाए तो। और उसके बाद देखिए कि अति रक्तस्राव एक अनुवांशिक लिंग सहलंग रोग है, जिसमें रोगियों के चोट पर काफ़ी समय तक रुधिर में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है और रुधिर बराबर बहता रहता है। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से अनुवांशिक के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रोग है। वर्णधाता एक से लिंग सहलन वंशनागत है, तो ये याद रखिएगा। एड्स का कारक है, तो एड्स का क्या कारक है? तो विषाणु है। एड्स विषाणु के कारण होता है। और देखिए कि अति घातक विषाणु जनित रोग है। एड्स का पता लगने के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है, तो ये याद रखिएगा। प्रत्येक साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं लोग। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रो वायरस समूह का है। और पोलियो, हाइड्रोफोबिया, डेंगू, मेनेजाइटिस आदि रोग विषाणु के कारण होता है। हैजा, प्लेग, कोल्ड, तपेदिक, क्षय रोग, निमोनिया, डिप्थीरिया आदि रोग जीवाणु के कारण होता है। एथलेटिक फूड देखिए कि ये कवक के कारण होता है। त्वचा, गंजापन ये सब कवक के कारण होता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना डैश कैरेट का होता है? तो ये आपका 24 कैरेट का होता है, तो ये याद रखिएगा। विशुद्ध स्वर्ण 1000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का होता है। और देखिए कि आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट का सोना अच्छा माना जाता है। धातुओं में सोने की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है, जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोना सबसे अधिक आघातवर्धनीय होता है। इसी से समझ लीजिए कि 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। रोल गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है किसमें? तो आपका रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, बेकिंग सोडा सोडियम है, तो ये देखिए कि बाइकार्बोनेट का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए कि बेकिंग सोडा का प्रयोग बेकरी उत्पादन में किया जाता है, जबकि निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। विरंजन चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हेसन, क्लेवर, सौंदर्य और बैकमैन संयंत्र में किया जाता है। अग्निशामन यंत्रों में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। सोडियम बेनोचेट का रासायनिक सूत्र आपका C6H5Na2 हो जाएगा। इसका व्यापक रूप खाद्य परीक्षण में किया जाता है। अग्निशामन में देखिएगा कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? तो इसमें देखिए कि आपका हाइड्रा हो जाएगा। देखिए कि हाइड्रा एक जलीय प्राणी है जो सिलेक्टेंड्रा संघ के अंतर्गत आता है। सिलेक्टेंड्रा संघ के प्रणाली जलीय द्विस्थलीय होते हैं लोग, तो ये याद रखिएगा। इसके मुख के चारों एक धागे के रूप में संरचना पाई जाती है जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करता है। सिलेक्टेंड्रा संघ के उदाहरण है हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, ये सब हो जाएगा। और देखिए कि एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए हैं, जबकि बहुकोशिकीय प्राणी 9 संघों में विभाजित किया गया है। देखिए कि प्रोटोजोआ संघ के प्रमुख लक्षण है, इसमें देखिए इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। इनके जीवद्रव्य में एक या अनेक केंद्रीय भाग होता है। प्रचलन पदार्थ यक्षमा और कभासों के द्वारा होता है। स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार का होता है लोग। सभी जैविक क्रिया भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर होता है। और देखिएगा कि 78 नंबर क्वेश्चन है, पेय जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग हो जाता है? तो हड्डी से संबंधित रोग हो जाता है। फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा वाले पेयजल अथवा भोजन से फ्लोरेस रोग हो जाता है जो हड्डी को कमजोर कर देता है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार प्रति लीटर में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत के 20 राज्यों में
203 जिले फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा से ग्रस्त हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में तंतु बना होता है, तो तंतु किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। टंगस्टन का वैज्ञानिक नाम वोल्फ्राम है, तो ये याद रखिएगा, इसका प्रतीक डब्ल्यू है। टंगस्टन देखिए भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 5555 सेल्सियस डिग्री हो जाएगा। विद्युत बल्ब में उपस्थित टंगस्टन द्विपर्ती के प्रकार प्रकाश उत्पन्न करता है। गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन प्रदीप्त कहलाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु फिलामेंट होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये गर्म होकर प्रकाशमय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग, 80 नंबर, एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होगा, तो हमेशा एक दिशीय होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण का पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम बोला जाता है। देखिए रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और यातायात मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर में होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है, निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मीन है, तो मीन का मतलब क्या होता है कि मछली होता है, तो देखिए कि इसमें आपका कुत्ता यानी डॉग मीन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉग फिश। देखिए संकटोजा और वार्टिविड्रा में वास्तविक मछली शामिल है। एक वास्तविक मछली होने के लिए एक मछली में पंख, क्लोम और एक कोशिकीय होना चाहिए। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, क्रिस फिश आदि वास्तविक मछली नहीं है क्योंकि ये एक कोशिकीय है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, तो ये तो आप जानते ही हैं। देखिए कि ये आपका सूत्र यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे बना भी दिया गया है। वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और गति पे निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, 88 नहीं 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है, तो देखिए कि आपका दस्त जो होता है तो ये जल प्रदूषण से होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। देखिए जल जनित रोग में कौन कौन आ जाएगा, तो एक तो हैजा जानते ही हैं, ये जो रोग जन सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, जल में संचरित होकर यह संक्रमण कर देता है लोग। हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, डायरिया, ये सब आप देखिए कि जल में जो प्रदूषित जल पीने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है, तो देखिए कि ये आपका संतरा हो जाएगा। विटामिन सी यानी कि साइट्रिक एसिड हो जाएगा, जो कि आप खट्टे फलों में मिलता है, संतरा, आंवला, सेब, नींबू, ये सब हो जाएगा। यह जल में घुलनशील एक विटामिन है जो चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन के निर्माण, कोलेजन और जंतुओं के निर्माण में इत्यादि में ये बहुत काम में आता है। विटामिन सी में देखिए शरीर में विटामिन सी के कमी कारण एस्कॉर्बिक रोग हो जाता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। घाव को भरने में विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विटामिन के। देखिए कि विटामिन के को रुधिर स्वरोधी पदार्थ बोला जाता है। विटामिन के कमी के वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर रहता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोफ्लेवोनोन है, तो ये याद रखिएगा। और विटामिन के का मुख्य स्रोत टमाटर, हरी सब्जियाँ इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है चावल में प्रचुरता है, तो चावल में प्रचुरता क्या है, स्टार्च है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चावल 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एमाइलेज और एमाइलोप्लिक्टिस पाया जाता है। सामान्यतः चावल के लंबे दाने वाले किस्मों जैसे बासमती में एमाइलेज अधिक मात्रा में पाया जाता है, और देखिए कि मध्यम तथा छोटे दाने वाले चावल की किस्मों में एमाइलोपिक्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। पादपों के बीचों जो बीज होता है फलिया में स्टार्च और एमाइलेज के रूप में उपस्थित होता है। टाइलिन एंजाइम में स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। विटामिन B1 को फंक ने चावल की छिलनी से पृथक किया था, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डायबिटीज़, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि डायबिटीज़ मधुमेह बोला जाएगा हिंदी में, यह एक खतरनाक रोग है जो लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्राव कम कर देता है। विश्व मधुमेह दिवस हर एक साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने 1921 में किया था। इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह नमक रोग होता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। वृक्क में बनने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर,
ध्वनि की प्रबलता किस मात्रा में व्यक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका डेसिबल हो जाएगा। देखिए 1 डेसिबल बेल का 10वां भाग होता है। सामान्य बातचीत के दौरान ध्वनि का औसत 60 डेसिबल के बराबर होता है और 100 डेसिबल के अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हानिकारक हो जाता है। और देखिए कि ध्वनि प्रदूषण 45 डेसिबल, अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसी नगर के लिए निर्धारित किया गया सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर 45 डेसिबल है। फैराडे के प्रेरक नियम विद्युत चुम्बकीय का एक मौलिक नियम है। ट्रांसफार्मर में देखिएगा कि विद्युत जनित्रों द्वारा अधिक कार्य इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थल एक डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, मशरूम एक डैश है। तो मशरूम देखिए कि कवक होता है और देखिए कि कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फंगस से हुआ है। देखिए कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। विषाणु की खोज इवान वोस्की के द्वारा किया गया था। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी बोला जाता है। हैजा, टीबी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड सभी जीवाणु द्वारा होने वाला बीमारी है। 90 नंबर क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का पालन क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है सेरीकल्चर। देखिए कि रेशम का जो कीड़ा होता है उसे प्यूपा बोला जाता है और प्यूपा देखिए शहतूत के पत्ता खाता है लोग, उसके बाद जो निकलता है उन लोगों के शरीर से उसी से रेशा बनता है। तो देखिए कि राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। रेशम के कीड़े को लार्वा बोला जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। कास्ट पेड़ों के संवर्धन को सिल्वीकल्चर के अंतर्गत रखा गया है। ओलिडीकल्चर के अंतर्गत शाकीय विज्ञान, सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण आदि किया जाता है। इटाई रोग कैंडियम की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर, अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है, तो ये दूरस्थ यंत्र के द्वारा, तो ये याद रखिएगा। जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख पाते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्नलिखित में से ताजमहल की सफेदी कम होने का कारण क्या है? तो देखिए ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अम्ल वर्षा हो जाएगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान देखिएगा कि 5.6 से भी कम होता है, तो ये याद रखिएगा। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या है? तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अम्ल वर्षा के कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। अम्ल वर्षा के कारण पर्यावरणीय क्षति होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर में होते हैं, तो रुधिर में क्या होता है? तो प्लेटलेट्स होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रुधिर में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से 5 लाख घन मीटर होता है। प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान रक्त अथाका बनने में होता है। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में विकसित होती है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। डेंगू बुखार में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। यकृत की कुफर कोशिकाओं का संबंध फेकोसाइटोसिन से होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पे पॉलिश की हुई होती है तथा अंदर का तल परावर्तन होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है और इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी, बाल और देखिए कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं वहाँ पे भी उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधे और वस्तु से छोटा बनता है। इसका उपयोग साइड मिरर में के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर देखिएगा ये आपका धारा का मात्रक है। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। घरेलू विद्युत तार स्थापित मूलतः समानांतर क्रम संबंध होता है। धारा के प्रवाह जो रुकावट पैदा करता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, एक दौड़ का ट्रैक वलय के रूप में जिसकी आंतरिक परिधि 440 मीटर है और बाह्य परिधि 506 मीटर है, तो ट्रैक की चौड़ाई क्या होगा? तो ट्रैक की चौड़ाई ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 10.5। यहाँ पे देखिए बना दिया गया है, पहले ट्रैक बनाया है फिर उसके बाद समझाया भी है। अगला क्वेश्चन है 0.25 का कितना प्रतिशत 0.5 हो जाएगा? तो देखिए कि आपका यहाँ पे बना दिया गया है आपका 200% हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, एक निश्चित संख्या के छठे भाग में 4 घटाने पर 1 आता है, तो वो संख्या क्या है? तो वो संख्या 30 हो जाएगा। यहाँ पे बना दिया गया है तो हम नहीं बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है, एक राशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये है तो राशि क्या होगा? तो राशि आपका 1000 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि सूत्र दिया गया है और बना भी दिया गया है, तो आप बना लीजिए। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है आपका 100 नंबर,
पूछा जा रहा है कि 148 तथा 272 का मौसा क्या होगा। तो देखिए कि यहाँ पे बनाया गया है, इसका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व किया गया है और सेकेंड मेथड से भी ये सॉल्व किया गया है। तो इस प्रकार देखिए कि इसका 100 क्वेश्चन हम लोग पूरा देख लिए लोग। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी कमेंट करना है, क्या गलती है क्या सही है या कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो है तो आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। तो राइट आंसर सॉरी यहीं पे इसको समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद जय भारत।